हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेगा और हमारी पूरी हिस्ट्री 6 to 8 तक खत्म हो जाएगी। तो वो 6 to 8 तक की हिस्ट्री में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसकी बात करें तो देखो क्लास 6 के एनसीईआरटी है ना, उसमें देखो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। क्लास 7 के एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 7 के जो एनसीईआरटी वो एक तरह से आपका पूरा मिडाइवल के बारे में दिया गया है। देखो मैंने कोशिश क्या की थी, अभी तक अगर बात करूँ मैं अभी 6, 7, 8 के एनसीईआरटी की, देखो उसमें बहुत ही ब्रीफ में दिया था। बट मैंने वही कोशिश की कि जो आपको आगे हम क्लास 9, 10 के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर 11, 12 में जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू मैंने आपको सारा दे रखा है। तो जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना, क्लास 9 की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 10 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें समय कम देना पड़ेगा। और दूसरी उसके साथ साथ क्या है कि जब मैं चीज़ें दोबारा से वहाँ पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो 9, 10 में एक बार दोबारा से हम पढ़ेंगे, फिर 11, 12 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे। मतलब 3 बार हमारा हो जाएगा एनसीईआरटी में ही रिवीजन। ठीक है, तो कोशिश रहेगी हमारी कि तो हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है, देखो ये अभी क्लास जो 11 का चैप्टर है उसका नाम है देखो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। मतलब 1870 से लेके 1947 तक क्या क्या हुआ इसके बीच का घटनाक्रम है। और इसमें क्या है कि देखो उसमें बहुत ही मतलब ना बहुत सरफेस से दिया गया है। बट मैंने कोशिश क्या की कि मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि देखो 9, 10 की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि अभी से हम क्या करें, थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़ें। अगर अभी से डीप में पढ़ेंगे तो आगे चल के हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में भी आएंगी। प्लस क्या है कि हमें कम मेहनत करना पड़ेगा वहाँ पे समझने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, कम मेहनत भी करना पड़ेगा और आराम से चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, अब देखो 1870 के दशक की बात करें तो आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति फेल होने का रीजन था कि पूरे देखो भारत में एकजुटता नहीं थी। एकजुटता इन द सेंस कि सबको नहीं पता था कि हम क्यों कर रहे हैं। सबको ये लगता था कि हम अपने बस राज्य विशेष के लिए कर रहे हैं, भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हुआ क्यों, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। तो छपाई वगैरह का काम भी क्या हो गया था, चालू हो गया था। उसके बाद अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने अखबार निकलना चालू किया। जब अखबार निकलना चालू किया तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे, भारतीय लोग जो बाहर जाते थे विदेश पढ़ने, ज़्यादातर उस टाइम पर लोग क्या करते थे, वकालत करते थे। गांधी जी भी एक वकील थे। ठीक है, ज़्यादातर जो मतलब आंदोलन में जुड़े लोग, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर के लोगों की क्या पृष्ठभूमि क्या थी, या तो वो वकालत करते थे या तो शिक्षा के क्षेत्र से वो जुड़े होते थे। तो उसमें क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें एक चेतना सा जागने लगा। अब क्या हुआ, उसके बाद देखो रेलवे का विकास हुआ। जब रेलवे बना दोस्तों तो लोगों को कनेक्टिविटी मिल गई। रेलवे का विकास हुआ तो कनेक्टिविटी कैसे मिल गई। अब देखो रेल में तो बैठने का अलाउ नहीं होता था, तो जिसमें सामान जाता था वो लोग उसी में लटक वटक के अपना भर के चले जाते थे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या हुआ, आवाजाही हो गया। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, आने जाने का इनका क्या हुआ, चालू हो गया। तो लोग एक दूसरे से मिलने लगे, आसानी से कनेक्ट होने लगे। उससे पहले क्या था, अगर आप यहाँ पर रहते तो किसी एक गाँव में रहता था 10 मील दूर या 10 किलोमीटर दूर भी रह रहा है तो बड़ी मुश्किल से, सोचो आप 10 किलोमीटर पैदल जाकर उससे मिलना होता था। रेलवे आने के बाद आराम से आप क्या 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक की दूरी 1-2 दिन में आप तय कर लेते थे। 2 दिन मैक्सिमम, 3 दिन मैक्सिमम। तो 3 दिन में क्या करते थे, पहुंच जाते थे। पहले क्या होता था 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी हम 2 दिन, 3 दिन में पूरा करते थे। तो लोगों के पास कनेक्टिविटी हो गई, लोग एक दूसरे के जानने लगे, अखबार होने लगे, लोगों के अंदर चेतना जाने लगी, लोग धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। समझने से लोग एक दूसरे से बातों से प्रभावित होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब चेतना का विकास होने लगा तो अब इनको लगने लगा कि जो भारतीय लोग थे उनको लगा कि यार हम ना किसी गुलाम हैं। ठीक है, तो इनको लगने लगा कि नहीं, हमारा भी क्या होना चाहिए, हमारी भी एक स्वायत्ता होनी चाहिए, एक संप्रभुता होनी चाहिए। तो एक टर्म वहाँ से उभरता है संप्रभु। ठीक है, अब संप्रभु का मतलब क्या होता है उसको हम देखो समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल से अगर संप्रभु का अगर हम बात करें तो देखो अगर हम एक सामान्य भाषा में बात करें संप्रभु का मतलब क्या होता है, तो संप्रभु का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्रता हो। जैसे आप कोई भी आज के टाइम डिसीजन लेते हो, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप ये सही है ये गलत है, ऐसी कुछ चीज़ें बोल देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं आपको ये करना है या ये करना है। लेकिन जब एक टाइम के बाद आप बड़े हो जाते हैं, आपके विवाह हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उसके बाद क्या होता है आप अपने डिसीजन खुद से लेते हो। जब आप अपने डिसीजन खुद से लेना चालू कर देते हो तो उस टाइम पर आप क्या हो, संप्रभु हो। मतलब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, आप समझदार इतने हो चुके हो, इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप सारे डिसीजन अपने आप से ले सकते हो। आपको ये समझ में आने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि संप्रभु का सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है, संप्रभु का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते, मतलब कोई भी अपना डिसीजन लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी के दबाव में नहीं होना पड़े, किसी की मर्जी से नहीं लेना पड़े। तो आप ये याद रखिएगा कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, संप्रभु बोलते हैं। अब देखो संप्रभु देश क्या होता है इसकी अगर हम कल्पना करें। ठीक है, अगर हम संप्रभु देश की बात करें
अब यहाँ पे एक टर्म आएगा संप्रभु देश। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा संप्रभु देश। देखो इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं, देखो अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अभी पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ही लेक्चर ना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ हो सकता है 1-2 लेक्चर में खत्म हो या हो सकता है 3 लेक्चर में खत्म हो। तो हम क्या करेंगे उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है, थोड़ा डिटेल में करेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर भी हो जाए इसमें यार, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर में इसको करने के लिए। तो चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो हम बात करें देखो संप्रभु की, तो संप्रभु देश के लिए देखो 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती है आप वीडियो पॉज करके एक बार सोच लीजिए। अगर आपने पॉलिटी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा क्या होना चाहिए संप्रभु देश के लिए, ठीक है। देखो संप्रभु देश के लिए क्या होना चाहिए, पहले संप्रभु का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप स्वतंत्र हो अपना डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो एक देश, आप अगर एक देश की परिभाषा करेंगे तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं, संप्रभु देश की परिभाषा बोलेंगे तब भी आपका सेम कॉन्सेप्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो उस एक देश के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जमीन होना चाहिए आपके पास, या जनता कह लेते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी देश में क्या हो, जनता हो। अगर जनता ना हो तो अब देश कैसा, सोचो आप अकेले हो, ठीक है, और आप अकेले आपको ज़मीन दे दी जाए और वो देश थोड़ी कहलाएगा। मैं आपको इंडिया दे दूँ, इंडिया में कोई रहे ही ना, टोटल इंडिया खाली कर दूँ तो क्या वो देश नहीं कहलाएगा। तो याद रखिए कि किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी क्या टर्म होता है, सबसे ज़रूरी टर्म होता है दोस्तों जनता, ठीक है। जनता के बाद क्या होता है, एक ज़मीन। ज़मीन अगर आपके पास लैंड भी तो होना चाहिए, वरना जनता लेके आप कहाँ राज करोगे, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास जनता तो है, शासन भी है, शासक भी है, लेकिन ज़मीन नहीं है, तिब्बत। तिब्बत आपको पता है कि आज के टाइम पे चाइना ने कब्जा कर रखा, जो भारत का ऊपर वाला पार्ट है देखोगे आप, जो तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत को क्या क्या चाइना ने कब्जा लिया। दलाई लामा है, दलाई लामा कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है धर्मशाला। दलाई लामा को वहाँ पे हमने क्या क्या शरण दिया हुआ है। तो अपना जो भी शासन वगैरह अपने रूल्स चलाते हैं वही चलाते हैं, ठीक है। उनका एक मतलब वो उसके प्रमुख भी है, एक शासक वर्ग भी है, उनकी जनसंख्या भी है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या तिब्बत एक संप्रभु राज्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास ज़मीन ही नहीं है, तिब्बत के पास तो देखो ज़मीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, आपको आगे चल के ये काम भी आएगा। उसके बाद देखो ज़मीन की बात कर ली, ज़मीन के बाद हम बात करते हैं सरकार की, ठीक है। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट है, सरकार है, ठीक है। अब देखो तिब्बत की अगर हम बात करें, तिब्बत के पास सरकार भी है, जनता भी है, लेकिन क्या है, ज़मीन नहीं है, ठीक है। ज़मीन नहीं होने के कारण क्या है, ये एक राज्य के कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाता है। बाकी संप्रभु मतलब देखो तिब्बत की सरकार अपने, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो अपने देखो डिसीजन लेने के लिए तो क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, डिसीजन वो अपना आराम से ले सकते हैं। संप्रभु, ठीक है। संप्रभु आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है, गलत नहीं है। तो आप संप्रभु ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और देखो तिब्बत की सरकार संप्रभु तो है, मतलब दलाई लामा अगर उनके जो अनुयायी हैं या फिर उनके जो जनता है उनको कोई ऑर्डर देते हैं तो मानने को रेडी हो जाते हैं, बट क्या है उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए एक तिब्बत एक संप्रभु देश नहीं है। संप्रभु देश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, संप्रभु देश क्या होता है। देखो ये टर्म आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, राज व्यवस्था पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आपको। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मैंने देखा है कि मतलब आप दिल्ली में आएंगे कोचिंगों में लोग पूरा 3 घंटे का लेक्चर बस इस पे निकाल देते हैं, संप्रभु पे, संप्रभु देश। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको 3 घंटे की क्लास लगा देते हैं, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे की क्लास आपको बस इस इतना टॉपिक को समझाने में लोग लगा देंगे। तो आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला टर्म हमने क्या पढ़ा था, संप्रभु क्या होता है, ठीक है। संप्रभु मैंने बताया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सको, इसका मतलब है बिना किसी के बाहरी हस्तक्षेप के, तो आप क्या हो, संप्रभु हो, ठीक है। किसी का क्या बाहरी, किसी से ना कोई दबाव हो, ना किसी का कुछ मानना हो, तो आप क्या हो, एक संप्रभु पर्सन हो, या संप्रभु जगह हो, या देश हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप संप्रभु देश की बात करें तो संप्रभु देश के लिए मैंने बताया कि 4 चीज़ें होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। पहली बात करें तो जनता होना चाहिए उसके पास, दूसरा बात करें तो उसके पास ज़मीन होना चाहिए, तीसरा बात करें तो उसके पास सरकार होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, उसको संप्रभु होना चाहिए। अगर आप संप्रभु नहीं हो तब भी क्या है कि आप मतलब एक संप्रभु देश नहीं कहलाओगे। एक कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो देश का हम कॉन्सेप्ट करते हैं, कोई देश कब बनता है, जब देश के पास ये 4 चीज़ें होंगी तभी कोई देश बनता है। अगर ये 4 चीज़ें से एक भी कम है आपके पास तो आप देश नहीं कहलाओगे, ये याद रखिएगा। एक देश के लिए कॉन्सेप्ट यही है, आप एक देश तभी कहलाओगे जब आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तभी आप एक देश कहलाओगे, अदरवाइज आप देश से कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा यहाँ पे, या देश नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है यहाँ पे, तो आप देश नहीं माने जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है।
ये देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। देखो ये देश ये तो अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा क्या होना चाहिए, हमें संप्रभु होना चाहिए। जब धीरे धीरे 1857 की क्रांति हुई तो लोगों को लगा कि नहीं, हमें क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, हमारी एक शासन व्यवस्था होना चाहिए, हमारा एक शासक वर्ग होना चाहिए, हमारी एक सरकार होनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगने लगा। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला संप्रभु देश। अब धीरे धीरे लोगों में चेतना जाने लगनी। दादा भाई नौरोजी वगैरह ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लगने लगा कि अरे यार हमारा देश तो हमारा गुलाम है, मतलब लोगों का गुलाम है, मतलब ब्रिटेन की जनता का गुलाम है, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार का गुलाम है। हमें क्या करना, आज़ादी दिलाना है, हमें अपना संप्रभु राज्य बनाना है, अपना संप्रभु देश बनाना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, खुद की गवर्नमेंट करें, खुद की सरकार लाएं। सब ये सारी चीज़ें उन लोग उसी टाइम से सोचने लगे, ठीक है। जब वो पढ़े, मतलब होता क्या था, जब इन्होंने पढ़ना होना चालू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया, जब इन्होंने ब्रिटेन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ वाकई में हम क्या है, गुलाम है। हमारी जनता तो बेवकूफ़ बन रही है, जनता हमारी इतनी भोली भाली है कि उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक पूना सार्वजनिक समझौता होता है, ठीक है। पूना सार्वजनिक समझौता पूना महाराष्ट्र में होता है, तो उसको तो पूना सार्वजनिक समझौता, पूना सार्वजनिक सभा बोलते हैं उसको, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। अब पहली बार एक पूना सार्वजनिक सभा होता है। अब पूना सार्वजनिक सभा का मतलब सार्वजनिक, इसके नाम में ही क्या था, सार्वजनिक। सार्वजनिक का सिंपल सा मतलब कि सबके लिए, ठीक है। सार्वजनिक देखो यहाँ पे है ना, अब सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया, सबके लिए हो गया यहाँ पे, सबके लिए। सबके लिए का सिंपल सा मतलब होगा कि जो लोग भी जाना आना चाहे, चाहे आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी रिलीजन से हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर हम यहाँ पे मौका दे रहे हैं तो आप आइए, क्या कर इस सम्मेलन में, इस सभा में भाग लीजिए और हम अपने देश के बारे में आपसे सोचेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्ड होना चालू हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइम के पीरियड की बात है, 1870 के बाद से क्या हुआ, ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आने लगे कि हम पूना सार्वजनिक सभा बनाएंगे जो सबके लिए। देखो हो सकता है आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही, ये समझने की नहीं है, ठीक है। बस आप ये जान लो कि पूना सार्वजनिक सभा जो ऐसी सभा स्टार्ट हो गई अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए या संप्रभु राज्य बनाने के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब हम जाएंगे 1947 तक, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई, क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लोगों में कॉन्सेप्ट आने लगा सबके लिए, तो उन्होंने क्या किया, सबको कहा कि आप आइए, पूना सार्वजनिक सभा हो रही है, सबको इन्विटेशन है, मतलब सारे लोग आइए, सारे लोग इसमें सम्मिलित हुई है, सारे लोग मिलिए, एक दूसरे की बातें शेयर करिए, किसको क्या समस्याएं हैं वो भी बताइए, चाहे कृषक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, कोई भी समुदाय से, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी समुदाय से हो, आपको क्या करना है, आके यहाँ पे अपनी परेशानियों को बताना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 1878 में, देखो 1870 चल रहा था, 1878 आता है। 1878 में क्या होता है, एक आर्म्स एक्ट पारित होता है, ठीक है। आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है। आर्म्स एक्ट में क्या होता है, आर्म्स एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या कहा जाता है कि भारतीयों को जो है दोस्तों, इसमें भारतीयों को कहा जाता है कि आपके पास हथियार रखने का क्या है, अधिकार नहीं है। इस एक्ट पारित किया जाता है 1878 में। इसमें कहा जाता है कि भारतीयों को हथियार रखने का क्या है, भारतीयों को अधिकार नहीं है हथियार रखने का। तो आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिए कि भारतीय लोगों को हथियार की मनाही कर दी गई, ठीक है। मना कर दिया गया कि क्या कर सकते हैं आप, इस एक्ट के तहत कहा गया कि आप आर्म्स नहीं रख सकते, आप हथियार, भारतीय अगर आप हो तो आपको पास हथियार रखने का आप नहीं रख सकते। पहले लोग रख लेते थे, लेकिन इसलिए देखो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब देखो भारतीयों में चेतना हो रहा है, ठीक है, चेतना जाग रही है, लोग समझ रहे हैं कि हम क्या है, गुलाम हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर इनको हमने क्या किया, हथियार रखने दिया तो कल कोई हमारे ही पर्सन को क्या करे, गोली मार दे। उन्होंने एक्ट पारित किया, उसके तहत कहा क्या, 1878 में कहा कि भारतीय लोगों को क्या है, हथियार रखने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये कह दिया। उसके बाद लोगों में थोड़ी देर क्या हुआ, आक्रोश धीरे धीरे पैदा होने लगा। उसी साल क्या हुआ, वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ। वर्नाकुलर एक्ट क्या था, 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, उसी साल पारित हुआ। अब क्या हुआ, इसी साल कहा गया कि आप कोई भी आपत्तिजनक अखबार में कोई चीज़ छाप नहीं सकते। अगर आप अखबार चला रहे हैं, अगर भारतीय हैं, अगर कोई अखबार चला रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ आपत्तिजनक, कोई भी चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी छाप नहीं सकते अंग्रेज़ के खिलाफ। ये चीज़ इसमें एक्ट पारित करने के बाद कहा गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया देखो आप कोई भी क्या करेंगे, आपत्तिजनक चीज़ें नहीं छापेंगे,
आपत्तिजनक चीज़ें अखबार में नहीं छापेंगे। ये कहा गया, अगर आप अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छापेंगे तो आपका प्रेस बंद करा दिया जा सकता है, ठीक है, आपको जेल भी हो सकती है। ये चीज़ें कहेगी जो मालिक रहेगा, जो इसमें क्या करेगा, इन चीज़ों को छपवाएगा, ये चीज़ इसमें कही गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ हो गई, इतना तक हुआ, तो इसमें क्या धीरे धीरे लोग नाराज़ होने लगे। उसके बाद इल्बर्ट बिल आता है, एक इल्बर्ट बिल आता है दोस्तों 1883 में। 1883 में एक आता है इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट नाम था, हाँ इल्बर्ट। इल्बर्ट बिल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या कहा इल्बर्ट जी ने, क्या कहा इल्बर्ट जी ने, कहा कि अगर कोई भी, ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारतीय है, भारतीय राजनयिक है, मतलब भारतीय न्यायाधीश है, ठीक है, या तो कोई भारतीय न्यायाधीश हो या कहीं भारतीय वकील हो, और अगर वो अंग्रेजों की क्या होगा, अंग्रेजों के केसों की क्या करेगा, सुनवाई भी कर सकता है, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि ऐसे क्या होगा कि अंग्रेज जो है और भारत जो है एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। ये चीज़ कहा इल्बर्ट बिल में इल्बर्ट ने। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इसमें विरोध करना चालू कर दिया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता है, ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, ऐसा इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने कहने लगे। तो इसको क्या हुआ, इनको वापस लेना पड़ा इल्बर्ट बिल। जब इन्होंने वापस लिया इल्बर्ट बिल, जब कैंसिल किया इन्होंने, इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों मतलब जो भारतीय थे उनमें बहुत ज़्यादा विरोध का भाव प्रकट होने लगा कि यार ये सब लोग तो मतलब हमारा मजाक बना के रख दिया इन्होंने। पहले तो ये आर्म्स एक्ट पारित किया, फिर वर्नाकुलर एक्ट लाया, फिर इल्बर्ट बिल भी लाया, तो हमें लगा कि चलो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगने लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद से तो मतलब ये होने लगा कि बस अब नहीं, मतलब हमारे ही देश में हमारे ही खिलाफ ऐसी सारी साजिशें रची जा रही हैं। अब लोगों को लगने लगा कि वाकई में क्या है, अंग्रेज हमारे नहीं है, अंग्रेज क्या है, विदेशी हैं और हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। अभी लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। तो हुआ क्या दोस्तों, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद होता है, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कही जाती है। तो देखो 83 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है, हम 1947 तक पहुँचेंगे धीरे धीरे। उसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। देखो इसमें लगभग 72 लोग होते हैं। 72 लोग के अनुयायी में क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में 72 दिया है, कहीं कहीं आपको 62 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 67 भी मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा, बट इससे परेशान नहीं होगा। एनसीईआरटी में जो लिखा है, क्योंकि लास्ट में देखो मान्य एनसीईआरटी ही होता है, तो एनसीईआरटी में 72% के बारे में लिखा गया है। तो 72 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। जो देखो मेजर रोल निभाया इसमें दोस्तों, बहुत सारे नेता थे। दादा भाई नौरोजी थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, तैयब जी थे, WC बनर्जी, ऐसे बहुत सारे थे। बस आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का नाम, कि दादा भाई नौरोजी इसमें प्रमुख थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन और है अंग्रेजों की तरफ से जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अंग्रेज थे, रिटायर्ड थे, ठीक है, ये अंग्रेज थे, आप याद रखिएगा। A.O. ह्यूम ने भी इसमें क्या की थी, भूमिका निभाई थी। भारत की तरफ से दादा भाई नौरोजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में, जिसको आज आप किस नाम से जानते हो, बस कांग्रेस के नाम से जिसको जानते हो, जिसकी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो आज वही वाला कांग्रेस, आज ये वाला कांग्रेस है, ठीक है। तो ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, अभी कांग्रेस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ठीक है, ये अभी मैं चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, तो इसको अब नहीं सोचते अभी, ठीक है। अभी हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे अभी। देखो यहाँ तक चीज़ें हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी। उस बुक को आप याद रखिए, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक का नाम क्या था,
वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बुक का नाम था दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बीपीएससी इस बार दिया होगा, बीपीएससी 64, इसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बीपीएससी 64 जिन्होंने दिया था उसमें क्वेश्चन आया था। बाकी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कुछ और समझ लें एंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये देखो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में पूछना होगा तो देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेते हैं ये लोग। वैसे पूछना होगा तो देखो स्टेट पीसीएस में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्या जैसे भी याद करिए, ठीक है। या जैसे भी याद करिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो उसके आगे देखो, अभी हम सोचते हैं यहीं पे वीडियो को मतलब रोकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके आगे वाला चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इससे जस्ट आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे कि देखो बाकी जो और नेता हैं, देखो एक नेता तो आ गए यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी और इन्होंने एक बुक भी लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। देखो इसके बाद हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे इसको वीडियो को दोस्तों समाप्त करते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।